तो आइए आज एक्टिव और पैसिव वॉइस देखते हैं क्लास 10th के एक्सीलेंट बुक से। इसके पहले हम टेंस पूरा कम्प्लीटली फिनिश कर चुके हैं एक्सरसाइज सहित। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग टेंस वाली वीडियो देख लें पूरा, उनको टेंस पूरा समझ में आ जाएगा। मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपको, टेंस के नाम से प्लेलिस्ट है, क्लास 10 इंग्लिश एक्सीलेंट इंग्लिश एक्सीलेंट ग्रामर, इसी नाम से प्लेलिस्ट है। चलिए देखते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पहले जान लीजिए वॉइस क्या है। वॉइस की हिंदी होती है वाच्य। वाच्य के मतलब तो बोली होती है, अटरेंस होते हैं। हम बोलते हैं तो दो तरीके से बोलते हैं। मतलब अंग्रेजी में जैसे मतलब कि कर्ता कोई काम खुद करता है, ये चीज़ हम बताते हैं। और एक इस तरह से भी बोलते हैं कि मतलब कोई कार्य किसके द्वारा किया जाता है। मतलब वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि जो इसमें वर्ब का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है या कर्म के अनुसार। और एक तो ये इसकी वाच्य की परिभाषा है। वाच्य की परिभाषा क्या है कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि कार्य कर्ता के द्वारा हुआ है या कर्म के द्वारा। मतलब कि कर्ता कोई काम खुद कर रहा है या किसी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। यानी कि वर्ब का जो प्रयोग होता है इसमें वॉइस हमेशा वर्ब का ही बनता है। वर्ब कर्ता के अनुसार भी लगते हैं, कर्म के द्वारा भी। पैसिव वॉइस में जो लगेगी वर्ब कर्म के द्वारा, एक्टिव वॉइस में जो रहेगी तो कर्ता के द्वारा। और जान लीजिए कार्य कौन करेगा, कोई आदमी करेगा कार्य ना। तो जब कोई आदमी कोई कार्य कर रहा है तो हमेशा एक्टिव वॉइस में रहेगा, क्योंकि वस्तु तो जो कार्य है वो किसी के द्वारा किया जाएगा। तो अगर शुरुआत में सब्जेक्ट की जगह कोई आदमी नहीं कोई वस्तु दे दिया गया तो वहाँ पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। तो चलिए इन सब बारीकियों को हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे। तो वॉइस जान लीजिए वाच्य क्रिया का वह रूप है जिसमें यह पता चलता है कि वर्ब का प्रयोग कर्ता के अनुसार हुआ है या कर्म के अनुसार। तो वॉइस दो प्रकार की होती है, नहीं वाच्य दो प्रकार के होते हैं। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस माने होता है कर्तृवाच्य। कर्तृ माने क्या, कर्ता से इसका कनेक्शन है। कर्तृ मतलब कर्ता, कर्ता कोई काम खुद करता है तो कर्तृवाच्य होता है। तो इसलिए इसकी एक्टिव वॉइस में क्या कहेंगे हम कि एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है। कर्तृवाच्य माने कर्ता ही सब कुछ करता है, कर्ता को प्रधानता दी जाती है। पैसिव वॉइस माने कर्मवाच्य। कर्म मतलब कर्म जो ऑब्जेक्ट रहता है वो इसमें सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। तो इसलिए वो उसके द्वारा वो तो काम करेगा नहीं, वो कार्य किसी के द्वारा किया जाता है तो पैसिव वॉइस कहते हैं। माने पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है। प्रधानता मतलब महत्व, इम्पोर्टेंस। देखिए यहाँ एग्जाम्पल्स दिया गया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, मोहन राइट्स ए लेटर। तो मोहन एक पत्र लिखता है। तो यहाँ मोहन सब्जेक्ट है, करता है, राइट्स माने लिखता है, लेटर माने पत्र। तो मोहन को यहाँ प्रधानता दी जा रही है और लिखने के द्वारा। मोहन पत्र लिखता है यानी कि मोहन चाहेगा तो पत्र लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। मोहन ही यहाँ सब कुछ है, उसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है। और दूसरे वाक्य में क्या, इसी का पैसिव वॉइस देखिए, ए ऑब्जेक्ट जो होता है ना, ये लेटर इसमें सब्जेक्ट बन गया। ए लेटर इज रिटन, लिखा जाता है बाय मोहन माने मोहन के द्वारा। अब एक बात ये भी जानिए, लेटर तो भाई भले सब्जेक्ट है लेकिन वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है ना, कर्म है ना, तो कर्म के अनुसार ही इसमें सब लगेगा, इज लगा है। और हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर लगता है भाई पैसिव वॉइस बनाते इसमें। तो ए लेटर इज रिटन, ये नहीं कहोगे ए लेटर राइट्स, एक पत्र लिखता है, क्योंकि पत्र तो आदमी तो है नहीं कि वो काम करेगा, किसी के द्वारा किया जाएगा ना। तो अगर ए लेटर को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो हमेशा वाक्य पैसिव वॉइस में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई का आदमी कोई काम कर सकता है ना कि वस्तु। तो इसलिए ए लेटर राइट्स गलत हो जाएगा। एक पत्र लिखा जाता है ऐसा कहना चाहिए। एक पत्र लिखता है, हिंदी में ऐसा नहीं कहा जाता, एक पत्र लिखा जाता है। तो ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। और एक बात ये भी जानिए, पैसिव वॉइस में लिखने से वाक्य टेंस नहीं बदलता है, तब भी ताहती है इसकी हिंदी में आएगा, क्योंकि है तो इंडेफिनिट टेंस ही, केवल पैसिव वॉइस में है ना। तो भाई इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लग गया। तो कभी भी पैसिव वॉइस में दो चीज़ें नहीं बदलती एक्टिव पैसिव में, एक टेंस नहीं बदलेगा, एक सेंटेंस का टाइप नहीं बदलेगा। यानी कि टेंस अगर इंडेफिनिट है तो पैसिव वॉइस में लिखने पर भी इंडेफिनिट ही माना जाएगा। हाँ, और अगर ये असर्टिव यानी अफर्मेटिव है तो इसको भी अफर्मेटिव में लिखना पड़ेगा। ये निगेटिव में, इंट्रोगेटिव तो इंट्रोगेटिव में, ये दो चीज़ें कभी बदलती नहीं है। केवल सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नए ऑब्जेक्ट पहले बाय लगता है और टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लग जाती है। आपको समझाया गया कुछ, स्तंभ ए माने कॉलम ए।
कॉलम माने स्तंभ होता है। में के वाक्य एक्टिव वॉइस में इसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है, क्योंकि स्वयं कोई काम करता है कर्ता, तो उसको कर्तृवाची कहते हैं। और एक्टिव वॉइस में कर्ता को प्रधानता दी जाती है, ये भी बात आपको बताया गया था। स्तंभ यानी कॉलम बी में पैसिव वॉइस में है, इसमें यह विदित होता है यानी कि मालूम होता है कि कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो यही था ना वॉइस से, तो है ना वॉइस में मतलब कि यह पता चलता है कार्य कर्ता के द्वारा हुआ है या कर्म के द्वारा, मतलब यह कोई कार्य यानी कर्ता खुद किया है या किसी के द्वारा किया गया, ये वॉइस में पता चलता है वॉइस। और कर्ता स्वयं करेगा तो एक्टिव वॉइस किसी, ठीक है, और जिसके द्वारा किया जाए, किसी के द्वारा किया जाए कोई कार्य तो पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कर्म को प्रधानता दी जाती है। जैसे दूसरे वाक्य में देखें ना, ए लेटर इज रिटन बाय मोहन, एक पत्र मोहन के द्वारा लिखा जाता है, तो यहाँ पत्र को महत्व दिया जा रहा है कि पत्र लिखा जाता है, तो बात की बात है कौन लिखता है। अगर पत्र ही नहीं होता तो मोहन लिखता क्या, पत्र लिखना था इसलिए तो मोहन लिखा, अगर लिखने का पत्र लिखने की जरूरत ही नहीं होती तो क्यों लिखता हो, तो पत्र को यहाँ महत्व दिया जा रहा है। तो जब ज़्यादा ऑब्जेक्ट को महत्व देना होता है तो पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। इसी तरह से और वाक्य आप पढ़ लेना कि ही किल्ड ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम। अब देखिए पहले ही किल्ड ए स्नेक माने उसने एक सांप को मारा, यानी कि कोई आदमी है वो उसने कार्य किया ना, खुद काम किया मारने का, तो एक्टिव वॉइस में टेंस के हिसाब से पास्ट रिफ्ट। और उसमें ए स्नेक वाज किल्ड बाय हिम, एक सांप उसके द्वारा मार दिया गया। अब बताओ एक सांप तो अपने आप तो मर नहीं जाएगा, किसी के द्वारा ही मारा जाएगा, इसलिए जब किसी के द्वारा ही काम होगा तो पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा वाज किल्ड। सी विल वॉश हर क्लॉथेज, वो अपने कपड़े धोती है, तो हर क्लॉथेज विल बी वॉश्ड बाय, सॉरी विल वॉश मैंने धोएगी, वो अपने कपड़े धोएगी तो हो जाएगा हर क्लॉथेज विल बी वॉश्ड बाय हर, उसके कपड़े उसके द्वारा धोए जाएंगे। भाई उसके कपड़े हैं तो उसके द्वारा ही, किसी के द्वारा ही कपड़े धोए जाते हैं, अपने तो धुल नहीं जाता है, आपके द्वारा धुला जाएगा, हाथ से धो या वॉशिंग मशीन से धो, मतलब द्वारा ही आपके होगा। आई एम ईटिंग फ्रूट्स, मैं फल खा रहा हूँ, तो हो जाएगा फ्रूट्स आर बीइंग ईटन बाय मी, फल मेरे द्वारा खाए जा रहे हैं। फल भाई अपने तो पेट में चला जाए, किसी के द्वारा ही खाया जाएगा। ओपन द बुक, किताब खोलो, तो लेट द बुक बी ओपन, किताब खुली होनी चाहिए, किताब खोलो किसी के द्वारा ही खोली जाएगी ना, तो पैसिव वॉइस में किताब खुली होनी चाहिए, यानी किसी के द्वारा ही खुली होनी चाहिए, ये पैसिव वॉइस है। नीचे देखिए रूल नंबर 1 जहाँ लिखा है उसके ऊपर लिखा है एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, परंतु पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंस के वाक्यों की बनाई जाती हैं। यानी कि एक्टिव वॉइस में जो टेंस आप नहीं पढ़ो 12 वही एक्टिव वॉइस है, उसमें 12 तो टेंस होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में कितने, केवल 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ये नहीं कहा जा कि नहीं बनती है, बनने का 12 की बनती है, लेकिन अक्सर किताबों में दे दिया तो 8 टेंस की बनाई जाती है, 4 की नहीं बनाई जाती है। लेकिन हम बता रहे हैं अगर आप 4 की भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। करना क्या होगा कि उसी टेंस की जिसकी नहीं बनती है, अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो बना सकते हो, टेंस सहायक क्रिया उसी टेंस की रहेगी, केवल बीइंग जोड़ देना है। जैसे कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ बीइंग नहीं जोड़ते, तो उस तरह हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, सबके साथ विल भी, शैल भी, सबके साथ बीइंग जोड़ के बना सकते हो, ऐसी बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल बताए कि इसे आई शैल हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूँ, तो ऐसे भी कह सकते ए लेटर हैज़ बीन बीइंग रिटन बाय मी सिंस मॉर्निंग, तब भी सही है, क्लियर। लेकिन हाँ उसका प्रयोग नहीं होता, आपके एग्जाम में आता ना, इसलिए बता दें नहीं होती है, क्लियर। तो चलिए 8 का ही पढ़िए, जितना आपके सिलेबस में, जितना आपको ज़रूरत है, ठीक, जितना आपको यूज़ करना है। रूल नंबर 1 कह रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले आते हैं तथा ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगा देते हैं। जो इजी लिखा है, इजी का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेटनिया होता है, लैटिन भाषा का शब्द है। इसका इंग्लिश वर्जन होता है फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल माने होता है उदाहरण के लिए, तो इजी माने होता है उदाहरण के लिए। उदाहरण क्या दिया गया नीचे देख लेते हैं। एक्टिव दिया है कि द पुलिस मैन हैज़ कॉट द थीफ, पुलिस मैन यानी सिपाही ने चोर को क्या किया, पकड़ लिया है। तो पैसिव वॉइस में है कि द थीफ हैज़ बीन कॉट बाय द पुलिस मैन, भाई चोर पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है, ऐसे कहेंगे, पकड़ लिया गया है, तो किसी के द्वारा ही चोर पकड़ा जाएगा। तो अब नीचे दें, हम देखते हैं कि पहले वाक्य में पुलिस मैन सब्जेक्ट है और थीफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन दूसरे वाक्य में थीफ को सब्जेक्ट और पुलिसमैन को बाई प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। अब एक बात यहाँ ध्यान देना कि ये पुलिसमैन जो है ना ऑब्जेक्ट है और इसके पहले बाई लगा दिया गया है, क्लियर। क्यों? क्योंकि बाई एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाने वाला शब्द हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, या तो प्रोनाउन रहेगा तो जैसे बाई मी, बाई हिम, अगर नाउन रहेगा तो वैसे लिख दिया, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ही माना जाता है, क्लियर। तो बाई का ऑब्जेक्ट इस तरह से पुलिसमैन हो गया। आगे देखते हैं रूल नंबर 2, दिए हुए वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल बनाकर। पास्ट पार्टिसिपल जानते किसको कहते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, क्लियर। और आईएनजी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक।
और एक परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है, उसमें हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का हम बना देंगे उसी पहले उसी टेंस का वर्ब टू बी माने होता होना, ठीक है। बी एक बेस फॉर्म है, मूल रूप है, बी माने होना होता है। और बी टू बी से बनी है क्या क्या, इज एम आर। ये जो इज एम आर ना बी का ही रूप है, बी माने होना, इज एम आर माने भी होना होता है। जैसे हम कहते हैं मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद होता है, तो होना का अंग्रेजी इज हो गया ना। तो है तो होता ही है, होता है ये भी होता है, इज एम आर। क्लियर भाई। अब कह रहा है कि बी का सिनोनिम इज एम आर होता है, ठीक। बी माने भी होना, इज एम आर माने भी होना होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। बी जब माने होना तो इज एम आर की जरूरत क्यों पड़ी, या इज एम आर है तो बी की जरूरत क्यों पड़ी। कारण क्या है, बिल या सेल के साथ इज एम आर नहीं लगता है, बल्कि फर्स्ट फॉर्म बिल या सेल के साथ केवल बी लगता है, इसीलिए, ठीक ना। बिल या सेल के साथ होना का अंग्रेजी बी लिखा जाएगा, बाकी जगह क्या लिखा जाएगा, इज एम आर। जैसे मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद होता है, तो यहाँ क्या गागे थोड़ी लाना है कि बिल सेल लगाओ, बिल भी वाइट तब तो सफ़ेद होगा, ऐसे हो जाएगा। क्लियर, वो यूनिवर्सल ट्रूथ से हमेशा होता। तो इज एम आर लगता है, बिल सेल के साथ भी लगेगा, नहीं तो इज एम आर लगेगा। ये होना का अंग्रेजी फर्स्ट फॉर्म है ये दोनों। उसके बाद वाज वर जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। बी का सेकंड फॉर्म वाज या वर होता है, चाहे इज एम आर का सेकंड फॉर्म पूछा जाएगा तब भी वाज या वर होता है। क्लियर। और बी का देखिए ओरिजिनल रूप में बी आता ही है सेल, बिल या सेल के साथ। और बीन जो है बी का थर्ड फॉर्म है। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। जैसे सी का थर्ड फॉर्म सीन, बी का थर्ड फॉर्म बीन, इसी स्टाइल में जान लो। और बींग क्या है, बी का आईएनजी फॉर्म है, का रूप लगा दिया जाता है। मतलब समझने का प्रयास करिए, अगर इतना आप जान लिए ना तो आपको बड़ा काम आसान हो जाएगा। कोई भी वाक्य अगर पूछा जाएगा कि पैसु वैस में है कि नहीं है, तो आप उसकी पहचान क्या है। देखिए यही जितनी सारी क्रिया बताई गई, इज एम आर वाज वर बी बीन बींग, बस केवल इतनी वर्ब याद कर लेना। ये कैसे याद होगा, ये आपका बी का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म याद करने से याद हो जाएगा। बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर बी, ऐसे याद करो, बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, इसी तरह से याद कर लो, इसको बहुत काम देगा। परीक्षा में भी आता है, हैज हैव के साथ कोष्टक में बी दे देगा, कह देगा करेक्ट फॉर्म भरो, तो बीन भरना पड़ेगा, ठीक ना। और स्टार्टर दे देगा तो कह देगा बी का सही फॉर्म तो वाज या वर भरना पड़ेगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है तो सेकंड फॉर्म लगती है। और नहीं तो इज एम आर भरना पड़ेगा, बिल या सेल के साथ भी देगा तो वही रहेगा। तो ये देखिए ऐसे इसको याद कर लो, जरूर याद कर लो आप लोग। बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, ऐसे याद करना। बी मूल रूप है, मुख्य रूप से मेन फॉर्म है, ठीक ना। बी का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, यानी बी का पूरा खानदान है, बी मालिक है सबका। बी क्या है, मालिक है, वो मालिक है, वो केवल बिल सेल के साथ काम करता है, बाकी किसी के साथ काम नहीं करता, बाकी सबके साथ भेज देता है, इज एम आर को भेज देता है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद वाज या वर को किया तो यह तो भेज देगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो इज एम आर को भेज देगा, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म इज एम आर हो। इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ही लगता है ना भाई, इज एम आर भी फर्स्ट फॉर्म है, ताहती है ना, या तो यस यही लगता है, ठीक। और वाज या वर को पास्ट इंडेफिनिट में भेज देता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा तब भी खुद आ जाएगा, बी ई। क्लियर, बिल या सेल के साथ बी खुद आ जाएगा। और नहीं तो परफेक्ट टेंस में रहेगा तो बी बीन को भेज देगा। बीन हैज या हैव या हैड के साथ क्या लगता है, बीन, बिल हैव बीन, सेल हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन, ऐसे आ जाता है ना। और कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी जो है पैसिव वॉइस में आईएनजी के साथ आ जाता है, बीइंग आ जाता है, क्योंकि इतना इज एम आर वाज वर बी बीन बीइंग, इतने वर्ब में से एक पैसिव वॉइस में जरूर आएगा, अगर नहीं आएगा तो वाक्य गलत हो जाएगा वो पैसिव वॉइस का। और इसके साथ क्या लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहेगा। आप समझ गए ना। कहीं भी पैसिव वॉइस अगर आपको वाक्य पहचानना है, वाक्य पैसिव वॉइस है कि नहीं, तो इज एम आर वाज वर बी बीन बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मिल जा रही है इस वाक्य में, जान लीजिए पैसिव वॉइस है, ठीक। क्योंकि भाई वाक्य पहचानने के लिए बाई चांस आ गया तो निम्नलिखित में से कौन सा पैसिव वॉइस में लिखा गया वाक्य है, या कौन सा एक्टिव वॉइस है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। कंपटीशन में तो बनते ही हैं, क्योंकि अब आप ऑप्शनल क्वेश्चन आपके पेपर में भी आने लगे। क्लियर, आराम से पहचान लेंगे आई होप। अब चलिए देख लेते हैं हम आगे जो है वर्ब टू बी के रूप पैसिव वॉइस बनाने के लिए। पैसिव वॉइस में टू बी का ही कोई रूप बना लगेगा, जरूर बता दिए ना। कौन कौन सा रूप कब लगेगा उसको जान लीजिए।
चार्ट के माध्यम से आप इसको शॉर्टकट में पूरा टेंस समझ लेंगे बहुत कम समय में। ठीक, इतना तैयार कर लेंगे तो पूरा टेंस पढ़ने की। देखिए यहाँ इस टेबल को अच्छे से आप समझने का प्रयास करिए, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को। इसको अगर आप समझ लिए तो बहुत आराम से आप पास बना ले जाओगे। देखो टेंस दिया पहले कॉलम में ना, तो प्रेजेंट टेंस दिया, फिर पास्ट टेंस दिया, फ्यूचर टेंस दिया। अब चलिए पहले एक ठोक देखते हैं। पहले टेंस में प्रेजेंट टेंस देखते हैं। अब प्रेजेंट टेंस क्या इंडेफिनिट देखते हैं। तो इंडेफिनिट में प्रेजेंट टेंस में क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा। समझ में आ गया यहाँ तक। प्रेजेंट टेंस के कॉन्टिन्यूअस में क्या लगेगा, इज बीइंग, आई एम बीइंग, आर बीइंग, ये लगेगा। आपको क्लास में ऑफलाइन में पूरा बताया गया था ना, पूरा लिखवाया गया था, बोर्ड पे समझाया गया था। तो इस सब रूल्स लिखवाए गए हैं, वही रूल्स आपको यहाँ बताए भी जा रहे हैं, बता दिया जा रहा है, किताब में समझा दिया जा रहा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब जो लोग नहीं पढ़े हैं तो यहाँ डायरेक्ट भी समझेंगे तो आ जाएगा, जो लोग नहीं आ पाए थे कॉलेज। तो अब देखिए कॉन्टिन्यूअस में जे मार्क साथ बीइंग लगता है। परफेक्ट टेंस में अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा तो हैज़ बीन या हैव बीन लगता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ भी बनती नहीं पैसिव वॉइस, इसलिए कट कुट कर दिया गया है, यानी काट दिया गया है, यानी उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्लियर। तो तीनों का इंडेफिनिट जान गए ना, प्रेजेंट का तीनों का, प्रेजेंट का तीनों जान गए जिसकी बनती है। इंडेफिनिट में जे मार लगेगी, कॉन्टिन्यूअस में जे मार्क साथ बीइंग, परफेक्ट में हैज़ बीन। अब चलिए पास्ट में चलते हैं। पास्ट का इंडेफिनिट में क्या सक्रिय लगेगी, वाज या वर लगेगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज या वर के साथ बीइंग लगा देंगे। और देखिए परफेक्ट हाँ पास्ट का परफेक्ट में केवल हैड ही एक ही सक्रिय रहती है, तो बीन केवल लगा देंगे, हैड बीन सबके साथ लगेगा। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बनती नहीं है। आइए फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल भी सेल भी लग जाती है सक्रिय। फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में क्या लगेगी, बिल भी सेल, बिल या सेल के साथ भी लगेगी। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बनती नहीं, इसलिए कट कुट कर दिया गया, यानी क्रॉस कर दिया गया। अब फ्यूचर परफेक्ट में बिल है या सेल है रहती है, बीन जोड़ दिया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बनती नहीं। इस तरह से देखिए चार टेंस, तीनों का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। क्लियर, ये बता दिया गया। टेबल समझ में आ गया आप लोगों को। टेबल में ये बताया गया कि किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। केवल आपको सहायक क्रिया ही याद करना है, बाकी आपको सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर। नीचे देख लेते हैं, कह रहे हैं कि सब्जेक्ट यदि प्रोनाउन है तो उसे निम्नलिखित प्रकार से परिवर्तित किया जाता है और वाक्य के अंत में प्रायः बाई लगाकर किया जाता है। यानी अब तक ये बता दिया कि किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया लगेगी। अब प्रोनाउन परिवर्तन भी आपको जानना पड़ेगा, कौन सा प्रोनाउन किस में बदला जाता है, और उसके पहले बाई तो लग ही जाता है। तो देख लेते हैं। आई का हो जाता है, यानी एक्टिव वॉइस का करता है, यानी एक्टिव वॉइस में इधर तो ये करता रहेंगे, पैसिव वॉइस में क्या कर्म हो जाएगा उसको जान लो। और वही कर्म इसमें करता क्या हो जाएगा, उल्टा कर दोगे तो दोनों समझ में। आई सब्जेक्ट है तो आई करता है, तो इसका कर्म क्या होगा, मी। बाई तो लगा ही दिया था बाई में। वी करता है तो इसका कर्म क्या हो जाएगा, अस का अगर मान लीजिए करता कहना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वी। उल्टा कर लोगे ना। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं यू। अब देखिए यू का हो जाता है बाई यू, यानी यू सब्जेक्ट है करता है ना, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तब वो यू ही रहेगा। यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, कोई चेंजिंग नहीं होती है, केवल ऑब्जेक्ट की जगह लिख दोगे तो ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, बाई लगा देंगे। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर। इट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इट ही रहेगा, इट का भी इट रहता, कोई चेंजिंग नहीं होता। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता, देम। समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखिए विभिन्न टेंस में एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने की विधियां। अब अलग अलग से टेंस का एग्जाम्पल दिया है, उसकी विधि भी दिया है। अब तक तो सबका एक में मिला के दिया था ना, अब अलग अलग भी दिया है। आप अलग अलग पूरा टेंस पढ़िए, इसका एग्जाम्पल समझिए। रूल भी दिया गया नीचे, पहले तो आप रूल पढ़ेंगे तब एग्जाम्पल पढ़ेंगे, भले नीचे दिया गया। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज पूरा करेंगे, मैं मिलवाऊँगा, उसको मिलाएंगे, ठीक है, 100% समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले हम इसको रूल पढ़ते हैं, फिर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तब उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। रूल हमारा क्या कह रहा है, दो ही रूल है, एक ही रूल है, मतलब दो पार्ट में दिया गया है। एक्टिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है तथा कर्ता के एक वचन होने पर उस क्रिया में यस लगा होता है। ये तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो एक्टिव वॉइस में रहेगा तो भाई फर्स्ट फॉर्म आती है तो एक वचन के साथ यस लगा रहता है। और पैसिव वॉइस में देखिए इसका नियम क्या बताना। पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया इज एम आर कर्ता के अनुसार आती है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो ये तो आपको पता ही है,
एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो एस ई एस आएगी, अफर्मेटिव केवल बात किया जा रहा है, और पैसिव वॉइस में EJMR के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब चलिए हम लोग, ठीक है, देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। अफर्मेटिव का रूल ये बताएं, केवल रूल नियम किताब में, निगेटिव का नहीं बताया। निगेटिव में डू नॉट या डज नॉट लगता है, आप टेंस पढ़े हो, जान रहे हो, और इसमें EJMR के साथ नॉट लगा देंगे। इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आ जाता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। निगेटिव में भी डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म होता है, और इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया पहले आ जाती तो फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये सब पता है आपको। कुल मिला के स्ट्रक्चर वही रहेगा, ठीक, केवल आपको भाई सहायक क्रिया बदलना होगा टेंस के अनुसार, और आपको थर्ड फॉर्म में से यूज़ करना पैसिव वॉइस में, बाई लगाना, नए ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना, यही सब करना। चलिए उदाहरण देखते हैं, अच्छे से समझते हैं। पहला उदाहरण है ही फ्लाइज ए काइट। एक्टिव दिया मतलब एक्टिव वॉइस में लिखा गया, पैसिव दिया मतलब पैसिव बनाया गया। ही फ्लाइज ए काइट माने वह एक पतंग उड़ाता है, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा ए काइट इज फ्लोन बाय हिम, एक पतंग उसके द्वारा उड़ाई जाती है। हिंदी भी आप लोग जरूर अपने दिमाग से समझा करो क्या हिंदी निकल रही है। अब यहाँ क्या, ए काइट देखिए ऑब्जेक्ट था ना, तो सब्जेक्ट बना दिया गया। उसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज लगा दिया गया। एक फ्लाइज में एक काइट है तो इसलिए इज लगा दिया गया। उसके बाद फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या कर दिया गया, फ्लोन, फ्लाई फ्लू फ्लोन, इस तरह से पढ़ा जाता है, फ्लाई फ्लू फ्लोन। बाई करके ही का ऑब्जेक्ट हिम लिख दिया गया, ही का बाई के साथ ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाता है ना। दूसरा है सी डज नॉट राइट लेटर्स, वह पत्रों को नहीं लिखती है। तो देखिए लेटर्स ऑब्जेक्ट है ना, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे लेटर्स। अब देखिए सी के साथ तो डज लगा, सी एक वचन है ना, लेटर्स तो यस लगा, बहुवचन है तो इसलिए इज नहीं लगेगा, आर लगेगा। लेटर्स आर नॉट इसमें भी है तो इसमें भी लगेगा नॉट। अगर उसमें नॉट रहेगा तो इसमें लगेगा, उसमें नॉट नहीं रहेगा तो इसमें भी नॉट नहीं लगेगा, तो इसमें भी नॉट लगा दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट उसमें फर्स्ट था लेकिन इसमें थर्ड ही लिखना होता है, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो गया, और सी का बाई के साथ हम हर कर देंगे ऑब्जेक्ट बना के। इसका अर्थ हो जाएगा वह पत्र नहीं लिखती है, एक्टिव का। पैसिव का होगा पत्र उसके द्वारा लिखे नहीं जाते हैं। तीसरा वाक्य, डू यू रीड द न्यूज़पेपर, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो। पैसिव वॉइस में हो जाएगा इज द न्यूज़पेपर रेड बाय यू, क्या न्यूज़पेपर तुम्हारे द्वारा पढ़ा जाता है। अब इसमें क्या किया गया, देखो समझो क्या किया गया, कैसे बना गया। डू इसमें सहायक क्रिया पहले है तो इसमें भी पैसिव वॉइस में भी सहायक क्रिया पहले करना पड़ेगा, लेकिन कैसे जानोगे क्या सहायक क्रिया करें, आपको ऑब्जेक्ट देख के जानना पड़ेगा। न्यूज़पेपर आपका क्या है, एक वचन है ना, तो EJMR में से एक लिखना है, तो ये एक वचन है तो इसलिए इज लग गया। उसके बाद न्यूज़पेपर वही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट बनाएंगे उसी के अनुसार वर्ब लगाए हैं इज। उसके बाद वर्ब की रीड का थर्ड फॉर्म रेड पढ़ा जाता है लेकिन स्पेलिंग वही रहती है, रीड रेड रेड पढ़ा ऐसे जाता है लेकिन स्पेलिंग वही रहती है। तो इज द न्यूज़पेपर रेड बाय यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, पता ही आपको। अब इसमें नॉट नहीं लगा इसलिए इसमें भी नॉट हम नहीं लगाएंगे, ठीक। डज मोहन नॉट ईट राइस, क्या मोहन चावल नहीं खाता, तो राइस ऑब्जेक्ट है आपका, यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसलिए इज लग जाएगा उसके साथ, क्योंकि राइस माने चावल होता है, वो मतलब अनकाउंटेबल ना होना है, चावलों नहीं कहा जाता, चावल ही कहा जाता है, तावल के उसको दिया जाता है, गिन के नहीं दिया जाता है, जो गिना नहीं जा सकता उसके साथ हमेशा एक वचन की वर्ब लगती है, क्लियर। तो इज राइस नॉट ईट का थर्ड फॉर्म ईटन बाय मोहन हो जाएगा, क्या चावल मोहन के द्वारा नहीं खाया जाता है। दोनों बात है कि क्या मोहन चावल खाता है, एक्टिव का हिंदी, पैसिव बात क्या चावल मोहन के द्वारा खाया जाता है। भाई चावल है तो किसी के द्वारा ही खाया जाएगा, तो इसलिए पैसिव वॉइस में चावल को पहले लिखोगे सब्जेक्ट बनाओगे तो पैसिव वॉइस में वाक्य आ जाएगा अपने आप। अगला है व्हाई डू यू बीट योर सर्वेंट, तुम अपने नौकर को क्यों पीटते हो, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा व्हाई इज योर सर्वेंट बीटन बाय यू, तुम्हारा नौकर तुम्हारे द्वारा क्यों पीटा जाता है। तुम अपने नौकर को क्यों पीटते हो, तो तुम्हारा नौकर तुम्हारे द्वारा क्यों पीटा जाता है, तो भाई नौकर है तो किसी के द्वारा पीटा जाएगा, खुद तो अपने आप पिटाई खाएगा नहीं, अपने आप को तो मारेगा नहीं। अब देखिए इसमें किया क्या गया, इसको समझ लेते हैं। WHY क्वेश्चन वर्ड पहले है तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड वही पहले हो जाता है, पैसिव वॉइस में सेम टू सेम वही क्वेश्चन वर्ड हो जाता है। उसके बाद सहायक क्रिया लगाना, लेकिन भाई उसमें तो डू लगा है लेकिन पैसिव वॉइस में EJMR लगता है ना, तो सहायक क्रिया लगाओगे ऑब्जेक्ट देख कर, क्योंकि योर सर्वेंट ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि वही इसमें सब्जेक्ट होना है इसलिए उसी के अनुसार लगाओगे। तो सर्वेंट में एस तो लगा नहीं है इसलिए हम यहाँ इज लगा दिए। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बीट का बीटन हो गया, बाई करके यू का यू ही रहेगा। छठवां वाक्य देते हु मेक्स ए नॉइज, शोर कौन मचाता है, शोर कौन मचाता है,
तो अब देखिए हु का दो तरीके से बनता है पैसिव वॉइस। एक तो बाई करके हुम कर दो, पहले जिस उसी अनुसार बनाया तो उसको बता दे रहे हैं, तब फिर अगला भी बता देंगे। अब देखिए हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है। हु सब्जेक्ट का भी काम करता है, प्रश्नवाचक का भी काम करता है। तो मान लीजिए सब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो जब सब्जेक्ट है हु, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस में आपको लिखवाए थे हुम। क्या होता है, हुम। तो अगर हुम ऑब्जेक्टिव केस लिखोगे तो उसके पहले ही बाई लगा रहता है। अभी जैसे तो बताया ना कि मतलब बाई के साथ ही ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है पैसिव वॉइस में। तो जब हुम लिखोगे ऑब्जेक्टिव केस तो बाई तुरंत लगाना पड़ेगा, इसलिए बाई हुम हो गया। ठीक, उसके बाद वर्ब लगाओगे इज। क्यों लगाओगे इज, क्योंकि ए नॉइज माने एक वचन है नॉइज, ठीक है, शोर। तो ए नॉइज हम लगा देंगे, वर्ब के मेक का थर्ड फॉर्म मेड कर देंगे। अब एक बात जान लीजिए, बाई शुरू में लग गया तो लास्ट में नहीं लगेगा, क्लियर। और ऑब्जेक्ट भी शुरू में लग गया, इसलिए वहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा। बाई प्लस ऑब्जेक्ट वहाँ से यहाँ आ गया। अब ये बाय हुम किसके द्वारा, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द का भी काम कर दे रहा है और बाय प्लस ऑब्जेक्ट का भी काम कर दे रहा है, और दोनों का अर्थ भी वही है। देखिए कैसे, हु मेक्स ए नॉइज, शोर कौन मचाता है, पैसिव वॉइस में बाय हुम इज ए नॉइजमेंट, शोर किसके द्वारा मचाया जाता है, शोर किसके द्वारा मचाया जाता है। दोनों बातें कि शोर कौन मचाता है या शोर किसके द्वारा मचाया, दोनों का कहने का मतलब केवल चेंज है, जबकि अर्थ एक ही है, केवल इसका लिखने का तरीका और कहने का तरीका चेंज है। हाँ, एक तरीके से जो और बता रहे हैं इसको हु वाले बनाने का, उसको भी हम आर करके बता दे रहे हैं आपको। अगर चाहो तो बाय हुम ना करना चाहो तो भाई देखिए, हु सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट मानोगे हुम, तो बाय हुम कर दिए। मान लीजिए हम हु को प्रश्नवाचक मान के अब की बार बना रहे हैं, ठीक, प्रश्नवाचक मान के बनाएंगे तो देखिए हु का हु ही रहेगा, तब हुम हुम नहीं होगा। अब प्रश्नवाचक के बाद सहायक क्रिया आती है, तो सहायक क्रिया इज एम आर में से एक आएगी, ए नॉइज को बनाएंगे तो इज लगेगा, हु इज। उसके बाद आपका ए नॉइज, आपका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बना, हु इज ए नॉइज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड कर दिया गया। अब मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिखा जाता है, तो हम बाई भी लिख दिए। उसके बाद तो बाई के बाद तो ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई हम हु को हम सब्जेक्ट माने ही नहीं हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ लिखेंगे। हु को हम प्रश्नवाचक मान के शुरू में लिखे हैं ना, तो प्रश्नवाचक मान के बनाएंगे तो लास्ट में बाई के बाद बाई लास्ट में तब आएगा और हु का हुम हुम नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया ना। ये दोनों तरीके सही हैं, या तो हु से बनाओ तब लास्ट में बाई लगाओ, या तो वही लास्ट वाला बाई उठा के शुरू में लगाओ तो हु का हुम कर दो। बाकी सब जगह अपने ही रहेंगे, सही दोनों है जिस तरीके से बना लो, क्योंकि इसलिए दोनों की जरूरत आपको है जानकारी की। मान लीजिए परीक्षा में आपका एक वाक्य एक्टिव वॉइस दे दिया गया, कहा देगा इसमें से इसका करेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा है, पता लगाओ ना, तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए जो है मान लीजिए हु से बनाया या बाय हुम से, दोनों से आप कर लोगे। तो आई होप समझ में आ गया। चलिए आज आप लोग इसकी एक्सरसाइज कर लेना घर पर, एक्सरसाइज नंबर 1 करके लाना, कल हम आपको इसको पूरा मिलवा देंगे, और बाकी आप लोग और भी कर लेना, क्योंकि बता तो दिया ही गया है, कल पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।